ओके। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था पेनिनसुला प्लेटो और उसका डिवीजन, और उसमें हमने अलग अलग जैसे सेंट्रल हाईलैंड्स हो गए, चाहे आपका डेक्कन का पठार हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न का प्लेटोज हो गए। तो पठारों के बारे में पूरी जानकारी आपको है, कहाँ पर उनकी लोकेशन है, और उसके वेस्ट में ईस्ट में कौन सी नदियां बह रही है, या फिर उनका ओरिजिन हो रहा है, कुछ एक रेंजेस है जिनका वहां से ओरिजिन हो रहा है, या वहां पर वो कनेक्ट हो रही हैं, तो वो कौन सी हैं हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास को इससे थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम इस क्लास के बाद हम रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि हमने लास्ट क्लास में हमने पेनिनसुला प्लेटो का ही पढ़ा था, तो उससे ही रिलेटेड आपका प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत एवं पहाड़ियां हैं जिनको हम अभी देखेंगे। ठीक है, इस वाली क्लास में। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी से ही आपका जो रिवर सिस्टम है वो कनेक्ट होगा फिर, और बाकी का जो जो भी है वो सारा कुछ इसी से कनेक्ट होगा। और यही वाला जो पोर्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नदन की बात करें हमें, तो नदन माउंटेन्स के बारे में हमने पूरी चर्चा कर ली है, चाहे वो नॉर्थ का हो या चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो। तो हिमालयस के बारे में हमने चर्चा की थी, नदन प्लेन्स के बारे में हमने चर्चा की थी। अब पेनिनसुला प्लेटो के बारे में हम जब पढ़ रहे थे, तो अब इसी से रिलेटेड पेनिनसुला प्लेटो के पर्वत और पहाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए जो मेजर आएंगी वो आपका अरावली है, काठियावाड़ की पहाड़ियां हैं, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, और नीलगिरी के पर्वत हैं। तो इन्हीं को हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी में आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट वाला जो है वो पोर्शन आ जाएगा। मैदानी इलाका, चाहे वो ये वाला पोर्शन हो, ईस्टर्न घाट के मैदानी इलाके हो, चाहे वेस्टर्न घाट के मैदानी इलाके हो, वो सारे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हमारे पास अरावलीज, अरावली माउंटेन रेंज हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार। पालनपुर गुजरात से दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक एक्सटेंशन कहां से कहां तक है? तो गुजरात में आपका पालनपुर, यहां दिल्ली में आपका रायसीना की पहाड़ियां, वहां से यहां से लेकर यहां तक अरावलीज का एक्सटेंशन है। और लगभग ये कितना है? तो 692 किलोमीटर है। ये यहां से यहां तक 692 किलोमीटर है, और अधिकतम विस्तार आपको राजस्थान में दिखाई पड़ता है, जो लगभग 550 किलोमीटर है। यहां पर देखिए, अगर आप जूम करेंगे यहां पर, मैं यहां पर जूम कर देता हूं। इस वाले पोर्शन में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो एक्सटेंशन हो रहा है, यहाँ गुजरात है, यहाँ राजस्थान है, ये हरियाणा वाला पोर्शन आ गया, ये दिल्ली वाला पोर्शन आ गया। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सटेंशन कहां पर हो रहा है? तो वो राजस्थान में ही हो रहा है, और कुछ क्षेत्र जो है वो गुजरात में हो रहा है। शुरुआत का राजस्थान गुजरात से हो रही है, और खत्म आपका दिल्ली में खत्म हो रहा है, जो रायसीना की पहाड़ियां हैं। औसतन ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर है, जो आपको याद रखना है। 930 मीटर औसतन इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई याद रखना है, एक्सटेंशन याद रखना है। और सर्वोच्च चोटी गुरु शिकार कितनी है हाइट उसकी, वो भी याद रखना है, 1722 मीटर इसकी हाइट है। और प्राचीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब क्या होता है? फोल्ड माउंटेन। प्री कैम्ब्रियन काल से निर्मित अवशिष्ट पर्वत है। हमने जब स्टार्ट किया था ज्योग्राफी की क्लास में, तो ज्योग्राफी की क्लास में हमने स्टार्टिंग की थी यहीं से ही, प्री कैम्ब्रियन एरा की जो रॉक्स हैं वो आपको आखिरकार आपको कौन सी रेंजेस में मिलती हैं, याद है? तो रेंजेस में हमने बात की थी कि कौन कौन रॉक सिस्टम में हमने बात किया था कि यहाँ पर कौन सी रॉक सिस्टम पाई जाती है अरावलीज में। तो सिंपल सी बात है, एक्सटेंशन कहां से कहां तक है? लगभग 692 किलोमीटर, अधिकतम विस्तार राजस्थान में है, 930 मीटर औसतन इसकी ऊंचाई है, और गुरु शिकार सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ की, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। और प्राचीन वलित पर्वत है ये। खनिज से संपन्न है। कौन कौन से खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं? जैसे कि शीशा, जस्ता, चांदी, लोह ऐसा यहाँ पर मिलता है, और तांबा यहाँ पर मिलता है, कुछ इस तरीके से। सबसे ऊपर वाला जो है, जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, वहां पर आपको तांबा मिलता है, और इधर लोहा, सीसा, जस्ता और चांदी, इस सीक्वेंस में ये मिलते हैं। तो इसी सीक्वेंस में आप बना सकते हैं, क्योंकि ये दिल्ली वाला पोर्शन हो गया है, ये आपका गुजरात वाला पोर्शन हो गया है। तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक इस तरीके से आपको लोह या खनिज जो है, मिनरल्स जो है, वो इस तरीके से आपके पाए जाते हैं। यह पर्वत श्रेणी भारत के महान जल विभाजक का काम करती है। कैसे करती है? वाटर डिवीजन का काम देखिए कैसे करती है। वाटर डिवीजन किस किस के बीच में वाटर डिवीजन का काम कर रही है? एक तो आपका नॉर्थ में जो आपका पोर्शन हो गया, जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो क्या कहते हैं उसको, ये वाला जो पोर्शन है, ये नदियों का प्रवाह तंत्र, इसको अलग किया जाता है इन सभी से। वैसे तो नहीं करती है, ये तो साइड में है, लेकिन फिर भी जो ये वाली जो रेंजेस यहां पर जा रही है, ये वाली जो नदियां यहां पर जा रही है, जो पंजाब से होकर के जा रही हैं,
पंच नदियां हम कहते हैं, आगे जाकर के मिलती हैं। तो ये वाली नदियां जो है, ये नदी तंत्र जो है वो इन नदी तंत्र से अलग हो रहा है, इसीलिए इसको महान जल विभाजक कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और महान जल विभाजक का मतलब क्या होता है कि दो क्षेत्रों के नदियों के अपवाह तंत्रों को विभाजित करने वाली उच्च भूमि को महान जल विभाजक कहा जाता है। तो यही आपका मन महाजल विभाजक हो गया, जो अरावलीज जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, वो महान जल विभाजक का काम कर रही है। और किस तरीके से? ये आपकी अरावलीज हो गई, है ना। ये वाली जो नदियां हैं, ये वाली नदियां हैं, इन वाली नदियों से वो इसको अलग कर रही है, इसीलिए इसको महान जल विभाजक के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है इसको, इसके रूप में ये कार्य करती है। ये इंग्लिश में इसको आप पढ़ लीजिएगा। जिसको लगता है कि हिंदी ज्यादा हो गई है तो वो इंग्लिश में कुछ कुछ स्लाइड्स हमने ऐड किए हैं, तो वहां से देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है काठियावाड़ की जो पहाड़ियां हैं। काठियावाड़ किधर हो गया आपका? ये गुजरात वाला पोर्शन हो गया। यहीं से हमने अरावलीज देखा था, तो अरावलीज के साथ में ही आपका काठियावाड़। तो काठियावाड़ पेनिनसुला भी है, काठियावाड़ प्लेटो भी है, और काठियावाड़ पहाड़ियां भी हैं। काठियावाड़ पहाड़ियां, तो इन पहाड़ियों में कौन कौन से है? गिर, गिरनार और मांडव पहाड़ियां सम्मिलित हैं। कौन कौन सी? इंग्लिश में भी आप ऐसे लिखेंगे, गिर हो गया, गिरनार हो गया और मांडव। ये पहाड़ियां काठियावाड़ पहाड़ियों में आती हैं। इन पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है उसे गोरखनाथ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट हो गया। तो एक तो आपका ये पहाड़ियां होगी, तीन मेजर मैंने बता दिया, गिर, गिरनार और मांडव। और साथ ही में यहां पर जैन तीर्थ स्थल भी है। इसको हम आगे देखेंगे कौन सा जैन तीर्थ स्थल है और क्यों वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां से काठियावाड़ से आपने याद रखा कि तीन मेजर ये है, सबसे ऊंची चोटी गोरखनाथ है, और इस पहाड़ी क्षेत्र में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, गिर नेशनल पार्क। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि भैया गिर नेशनल पार्क आखिरकार कहां पर है? तो वो काठियावाड़ की पहाड़ियों में स्थित है, जो एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। और इस पहाड़ी क्षेत्र में जैन तीर्थ स्थल भी स्थित है। जैन तीर्थ स्थल है, एक चीज हो गई जो हमें अभी कवर करनी है, तो इसको याद रखिएगा। मैंने कहा कि एक यहां पर जैन तीर्थ स्थल है जो हम पढ़ेंगे, दूसरा यहां ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो एशियाई शेर जो है वो कहां पर हैं? गिर नेशनल पार्क में, लेकिन कुछ और भी पार्क भी यहां पर होंगे। तो पहली बात थी यहां पर एशियाई शेर, हमने बात की यहां पर एशियाई शेर की। तो वर्तमान में गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात एशियाई शेरों का एकमात्र निवास है। इंपॉर्टेंट हो गया यहां से, क्योंकि काठियावाड़ की पहाड़ियों में गिर, गिरनार और मांडव जो पहाड़ियां हैं उसमें ही आती हैं, जो मेजर हैं उसमें। साथ ही साथ में ये एशियाई शेरों के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि एशियाई शेरों का एकमात्र जो स्थान है वो यही है, गिर की जो पहाड़ियां हैं या गिर नेशनल पार्क जो है। इसकी बात करें, एशियाई शेर की अगर बात करें, तो IUCN रेड लिस्ट में अगर देखें तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। ये ही आपको याद रखना है कि कहां पर आता है, ये इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। खतरे क्या है तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि जो बाकी जीवों के लिए खतरे होंगे वो भी इनके लिए भी खतरे होंगे, जैसे मानव के हो गए, जो प्रकृति अवैध शिकार हो गया, मानव और वन्य जीव के बीच में संघर्ष हो गया, सभी के लिए यही है। विशेषताएं अगर कहें तो एशियाई शेर अफ्रीका शेरों से थोड़े छोटे होते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मान लीजिए आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं या फिर HAS का एग्जाम देते हैं, वहां पर आपको पूछा जाएगा, वहां पर सिंपल ऐसा नहीं आएगा कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। ये छोटे एग्जाम पूछा जाएगा। बड़े एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एशियाटिक जो शेर हैं उनके लिए क्या है ना, तो वो आ जाएगा। यहां पर कहा जाएगा कि एशियाई शेर जो हैं वो अफ्रीकी शेरों से थोड़े बड़े हैं, ये स्टेटमेंट आ जाएगी, तो इसका मतलब वो गलत है। स्टेटमेंट ये कह रही है कि एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों से थोड़े छोटे हैं। सबसे अनूठी शारीरिक विशेषता जो कि एशियाई शेर में अक्सर देखी जाती है वो है इनके पेट के साथ त्वचा की एक अनुदैर्ध्य परत, जो अफ्रीकी शेरों में शायद ही पाई जाती है, जो लेयर्स इनके शरीर पर पाई जाती हैं यहाँ पर। तो वो थोड़ी सी इनकी विशेषताएं हैं, ये भी आपने याद रखना है, ये वाला भी याद रखना है, इंडेंजर्ड स्पीसीज भी आपने याद रखना है। IUCN का स्टेटस पूछा जाता है जब आप ये करते हैं। तो पहली बात तो ये थी, ठीक है, जहां पर हमने किसकी बात की? नेशनल पार्क की, गिर नेशनल पार्क। लेकिन इसके अलावा भी गुजरात में नेशनल पार्क हैं, जैसे कि आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क हो गया, जैसे कि आपका बांसदा नेशनल पार्क हो गया। गिर नेशनल पार्क तो आपका यहीं पर है। देन वी हैव मरीन नेशनल पार्क। तो ये आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। 4 नेशनल पार्क गुजरात में है, जिसमें से एक आपका मरीन हो गया है, गिर नेशनल पार्क जो आपको याद अभी हो गया है, एक आपका वांसदा पार्क हो गया, वांसदा नेशनल पार्क हो गया, एक आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क हो गया।
तो इसी से आप पूरा इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया, देखो ये हमने देख लिया, ये वाला पोर्शन हमने देख लिया जो एशियाई के लिए प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ में जो नेशनल पार्क और भी है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखा गया था कि एंशियंट जैन साइट्स है, कुछ एंशियंट जैन साइट भी है, तो वो कौन सी है। यहां पर अगर आप देखेंगे ये डिटेल मैप है, लेकिन वहां पर हम जाएंगे नहीं, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट सा देखना है जो यहां पर है, सिर्फ गुजरात में है ना। तो दो आपको याद रखनी है, इन तीन में से भी दो ही आपको याद रखनी है। पहला है आपका बल्लाभी और दूसरा है आपका गिरनार, जो कि जैन के लिए, जैन बुद्धिस्ट सॉरी जैन साइट्स हैं, रिलीजियस साइट्स हैं। बल्लाभी भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में, सौराष्ट्र वाले रीजन में है। कैपिटल ऑफ मैत्रेका डायनेस्टी, तो मैत्रेका डायनेस्टी की ये कैपिटल रही है। एंड सेंटर ऑफ लर्निंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, विजिटेड बाई चाइनीज पिलग्रिम जिनका नाम था ज़ुआनज़ेंग एंड यिजनिंग इन 7th सेंचुरी। सेकंड जैन काउंसिल अंडर देवाद्री हेल्ड इन 6th सेंचुरी सीई व्हेन जैना स्क्रिप्चर्स assumed their present form। तो सेकंड जो जैना काउंसिल हुई थी वो यहां पर हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गिरनार जो है वो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। यहां पर आपको बहुत सारे जैन और हिंदू टेंपल आपको यहां पर मिल जाएंगे। मेजर रॉक एडिक्ट भी यहां पर है, ऑन ब्लैक ग्रेनाइट और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको याद रहता है तो ठीक है। श्वेतांबर के लिए जो टेंपल है उनसे रिलेटेड है, दिगंबर और श्वेतांबर से रिलेटेड है। थोड़ा बहुत याद रहता है तो ठीक है। जैन के लिए भी फेमस है और बुद्धिस्ट के लिए भी फेमस है, और हिंदू टेंपल तो यहां पर है ही। तो एक आपका गिरनार हो गया, दूसरा आपका बल्लाभी हो गया। दो चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो हो गया क्लियर हो गया। पहले हमने देखा अरावलीज का, उसके बाद देखा उसके साथ में ही गुजरात में काठियावाड़ की जो पहाड़ियां हैं, गिरनार और मांडव, और साथ ही साथ में वहां पर जो नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, और एक आपका हो गया रिलीजियस साइट्स। उसके बाद है आपका विंध्याचल पर्वत। इसी के साथ में ही, क्योंकि ये हमने लिया, इसके साथ में ही यहां पर देखो, यहां से लेकर इधर तक एक्सटेंशन है लगभग छत्तीसगढ़ तक। कहां से, गुजरात से लेकर लगभग छत्तीसगढ़ तक एक्सटेंशन है आपका विंध्याचल पर्वत का। तो यह श्रेणी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर 1050 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। चूना पत्थर से निर्मित खंड है, चूना पर्वत से लगभग ये बना हुआ है। ये क्षेत्र जो है, यह पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। यानी कि ये उत्तर भारत हो गया, ये दक्षिण भारत हो गया। जब भी हम बात करते हैं उत्तर भारत की बात कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। और दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो दक्षिण भारत आपका ये वाला पोर्शन हो गया। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य, यानी इसको अलग कौन सी रेंज करती है, तो वो विंध्याचल रेंज करती है, सतपुड़ा नहीं करती है। सतपुड़ा भी है लेकिन सतपुड़ा इसके नीचे है ना। लेकिन ये देखो, हमको लग ही रहा है, देखने से भी आपको ये लाइन लग ही रही होगी। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो आके आपको ये लाइन दिख जाए, एग्जैक्टली आपको ये लाइन दिख जाए। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से है, यहां गुजरात से जा रही है, यहां लगभग छत्तीसगढ़ तक जा रही है, मध्य प्रदेश से होकर के। और सबसे ज्यादा क्षेत्र कहां पर ऑक्यूपाई कर रहा है, ये मध्य प्रदेश में ही। ये विंध्याचल हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया। भारनेर है, कैमूर है, आगे कैमूर रेंज जो है लगभग कितनी है, तो 1050 किलोमीटर की रेंज में ये जा रही है। डन। तो इसको जरा इसके बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा सा। 1050 आपने याद रख दिया। तो यह पर्वत श्रेणी नर्मदा भ्रंश घाटी, जो क्या कहते हैं, भ्रंश को क्या कहते हैं हिंदी में, रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली, नर्मदा रिफ्ट वैली के साथ फॉर्मेशन हुआ है। रिफ्ट वैली के उत्तर में स्थित है, यानी कि नर्मदा नीचे को है और ये विंध्याचल ऊपर को है। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी सद्भावना चोटी है, गॉडविल पीक इसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट यहां से एग्जाम के लिए, कि इस पर्वतमाला की या इस विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो सद्भावना चोटी है। गॉडविल पीक इसे कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में गॉडविल पीक कहते हैं, हिंदी में से सद्भावना पीक कहते हैं। इस श्रेणी में विंध्याचल हो गया, भारनेर हो गया, कैमूर पहाड़ियां जो इसमें आती हैं, जिनको हम देखेंगे। यह श्रेणी महान जल विभाजक का काम करती है। वही महान जल विभाजक क्या होता है, वो कोई ऐसा ऊंचा क्षेत्र जो दो नदी प्रणाली को एक दूसरे से अलग करता है। तो वैसे ही आप यहां पर देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन हो गया जहां पर ब्रह्मपुत्र गंगा रिवर सिस्टम है, और नीचे की तरफ को दूसरी रिवर सिस्टम हो गई। तो ये हो गया आपका कौन कौन सी इसमें महान जल विभाजक का काम कर रही है। और इस श्रेणी में पन्ना नामक स्थान स्थित है, जो कि हीरे के भंडार के लिए फेमस है। क्या है, पन्ना नामक
एक आपने सुना होगा पन्ना नेशनल पार्क, वो भी आपने सुना ही होगा। तो वो भी कहां पर है? वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसी से आप याद रख सकते हैं हीरे के लिए फेमस, इसी रेंज में ही विंध्याचल में ही फेमस हीरे के लिए, तो वो है आपका पन्ना नामक क्षेत्र, जिसको हम अभी डिटेल में देखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सद्भावना चोटी मैंने कहा विंध्याचल पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन है और चूने के पत्थर से बना हुआ है, यानी कि लाइमस्टोन से फॉर्मेशन हुआ है इसका। इंग्लिश में कहते हैं लाइमस्टोन, लिख लेना है आपने। लाइमस्टोन से फॉर्मेशन हुआ है, 1050 किलोमीटर है, ब्लॉक माउंटेन है। इससे पहले हमने देखा था वो वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन, अरावली जो है वो फोल्ड माउंटेन है, ये जो है वो एक ब्लॉक माउंटेन है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्ट वैली से हुआ है, दो प्लेट्स आपस में दूर गई होंगी, एक फॉल्ट क्रिएट हुआ होगा। जब फॉल्ट क्रिएट हुआ होगा तो यहां पर इस माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन हुआ होगा कि दो रेंजेस जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो फॉल्ट का निर्माण होता है ना। तो वो हो गया आपका ब्लॉक माउंटेन। हीरे के लिए फेमस है कौन कौन सी? सद्भावना जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके देखिएगा, सारा ध्यान आपको यहीं पर होना चाहिए। बस इतना ही है कि 1 घंटे के लिए लगभग आपका ध्यान पूरा का पूरा यहां पर हो। आप नया पढ़ रहे होंगे वो अलग चीज है, पुराना आपका रिवीजन हो जाएगा। जिनने पहले नहीं पढ़ा है तो उनके लिए ये नया कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना है, सिर्फ 1 घंटे के लिए है, उसके बाद आप जो चाहे वो कर लीजिएगा। लेकिन 1 घंटे के लिए आप ध्यान पूरा यहाँ पर केंद्रित रखें, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है उस पर, नहीं तो फिर सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे अभी देखो विंध्याचल की, है ना। अब ये जो रिवर जा रही है यहां से, ये नर्मदा रिवर जा रही है, देखो, है ना। नर्मदा रिवर यहां पर गई, गल्फ ऑफ खंबात में नर्मदा रिवर जा रही है। विंध्याचल रेंज कुछ ऐसे करके जा रही है, ये एक्सटेंशन यहां पर भी आगे को एक्सटेंशन यहां पर भी है, गुजरात तक है। तो गुजरात से लेकर इधर 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 इधर, ये यहाँ पर कैमूर हिल्स है, ये विंध्याचल रेंज होगी। ऊपर आपका अरावलीज हो गई, इधर आपका गुरु शिकार माउंट आबू में हो गया। कुछ रिवर यहां से आ रही हैं और कुछ रिवर यहां से जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो ऊंचा क्षेत्र है, कोई ये कोई ऊंचा क्षेत्र है, पठार ही तो है, माउंटेन रेंज ही तो है। ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज हो गई, ये विंध्याचल माउंटेन रेंज हो गई। तो दो ऊंचे क्षेत्र है, बीच में नदी बह रही है। ऑब्वियसली बात है कि ट्रिब्यूटरी यहां से भी आ रही होंगी, यहां से भी जा रही होंगी। ऐसा मत सोचिएगा कि नीचे से ऊपर को ट्रिब्यूटरी कैसे जा सकती है। तो वैसे तो यहाँ पर गंगा की ट्रिब्यूटरी भी नीचे से ऊपर को ही जाती है, तो नीचे से ऊपर तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ये हायर एरिया है, ये भी हायर एरिया है, तो ये कुछ इस तरीके से जाती हैं। यहां पर महादेव है, महादेव हिल्स। इधर आपका गाविलगढ़ है, जो आपको याद रखना है, गाविलगढ़ हिल्स कहां पर है, महादेव हिल्स कहां पर है, सतपुड़ा हिल्स कहां पर है, सतमाला किधर है। ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट किधर पर है। तो सतमाला हो गया, सतपुरा हो गया, गाविलगढ़ हो गया, महादेव हो गया, धूपगढ़ हो गया, मैकॉल रेंज हो गई, ये आपका अमरकंटक का प्लेटो हो गया। क्लियर? अमरकंटक प्लेटो से ही आपका नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है। अमरकंटक प्लेटो ये हो गया, प्लेटो के बारे में हमने देखा था। तो अमरकंटक प्लेटो से यहां पर ओरिजिन हो रहा है। इसके साथ में ही मैकॉल रेंज, धूपगढ़, महादेव, गाविलगढ़, सतपुरा और सतमाला। ऊपर की ओर देखें तो आपका कैमूर रेंज हो गया और विंध्याचल रेंज, ऊपर आपका अरावलीज हो गया। क्लियर? थोड़ा सा इसको और देखते हैं नीचे, अगर ये भी याद रहता है साथ साथ में तो अच्छी बात है। फिर वेस्टर्न घाट हो गया इधर, ये आपका अजंता रेंज हो गई, ये आपका निर्मल रेंज हो गया। इसको और थोड़ा डिटेल में जानते हैं जरा। विंध्याचल रेंज है, इसको थोड़ा सा अगर आपको इंग्लिश में नोट्स बनाना है तो वहां पर देख लेना है आपने। तो मैंने कहा एक्सटेंशन कहां से कहां तक है। अच्छा, ये आपका सतपुरा का हो गया, सॉरी विंध्याचल का हो गया। सतपुड़ा कहां से कहां तक है? अब सतपुड़ा भी आपका गुजरात से जाकर के जा रही है छत्तीसगढ़ तक, गुजरात से छत्तीसगढ़ तक। जो आपको एक्सटेंशन कुछ इस तरीके से मिल रहा है ना। एक्सटेंशन कैसे मिल रहा है आपको? कुछ इस तरीके से। ये हमने देखा था अभी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, वहां पर छोटा बना है सिर्फ ऐसे के लिए। बीच में से यहां से जा रही है नर्मदा रिवर, बीच में से नर्मदा रिवर जा रही है। ये वाली जो श्रेणी है गुजरात से लेकर के, कहां से? गुजरात से लेकर के, इसका ही एक्सटेंशन यहां पर बताया है। गुजरात से लेकर के एक्सटेंशन कहां पर हो रहा है? छत्तीसगढ़ तक। छत्तीसगढ़ के कुछ एक क्षेत्र जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां तक ही इसका एक्सटेंशन हो रहा है। आपको दिख रहा है तो जूम कर सकते, नहीं दिख रहा होगा तो जूम कर सकते हैं, दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। एक बार मुझे बता दीजिएगा। गुजरात में राजपीपला, राजपीपला हिल्स हैं, ठीक है। तापी नदी कहां है? इसके साउथ में है, इसके साउथ में आपका तापी रिवर है और उसके साउथ में आपका अजंता की पहाड़ियां हैं। यानी कि कुछ ऐसा इस वाले पोर्शन में हम देखें, यहां से जो रिवर जा रही है, यहां से दूसरी रिवर जाएगी, वो आपकी इस रेंज से नीचे की तरफ को, ये तो आपका सतपुरा रेंज होगी। इस सतपुरा रेंज से नीचे से मान लीजिए ये जो रिवर है, ये आपकी गई तापी रिवर, ठीक है।
ये आपकी तापी रिवर चलेगी। तापी रिवर के साउथ में अजंता है, नॉर्थ में सतपुरा है, नॉर्थ में सतपुरा, साउथ में अजंता हो गया। तो कुछ इस तरीके से ही हम यहां पर कर रहे हैं। लेकिन एक्सटेंशन कहां से कहां तक है? अब गुजरात में कहां है? राजपीपला, फिर आपका गाविलगढ़ वाला आ जाता है, फिर आपका महादेव हिल्स आते हैं, फिर आपका धूपगढ़ आ जाता है, फिर आपका एमपी वाला जो एरिया है वहां पर पंचगढ़ी है। पंचगढ़ी आप अभी हम देखेंगे, वहां पर पंचगढ़ी नेशनल पार्क, जैव आरक्षित क्षेत्र जिसे कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। सोन नदी भी यहां से ओरिजिन होती है। कहां से? ये वाला जो है वो अमरकंटक प्लेटो है, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका अमरकंटक प्लेटो है। ये कहां पर है? थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर, अब दिख रहा होगा। तो हमने देखा यहां से, और इसको करते हैं, ठीक है। यहां से देख रहे थे हम, देखो नर्मदा नदी ऊपर की तरफ हो गई। यहां गुजरात से शुरू होता है, गुजरात में राजपीपला हिल्स, यहां पर गाविलगढ़, यहां पर आपको महादेव हिल्स जो हमने अभी देखा था, महादेव हिल्स, गाविलगढ़, महादेव हिल्स, धूपगढ़। देन उसके बाद अगर देखें, धूपगढ़ को क्या है? सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। और वो कहां पर है? इधर आपको दिख रही है। जैसे ही आप पर इधर की तरफ से आए, गाविलगढ़ आपको दिख रहा है, ये सेंट्रल एमपी है, और सेंट्रल एमपी में ही आपका महादेव है और धूपगढ़ है, और धूपगढ़ ही सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। इसी के साथ में आपके ईस्ट वाले एमपी में आएंगे, ईस्ट वाला जो एमपी क्षेत्र है, पंचमढ़ी जो नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी, मैकॉल रेंज हो गया। उसके आगे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपका ये वाला जो पोर्शन है वो अमरकंटक प्लेटो है, ये वाला जो पोर्शन है अमरकंटक प्लेटो हो गया। इधर से इधर को आओ, अमरकंटक प्लेटो हो गया। अमरकंटक प्लेटो से पिछले कल हमने देखा था कि दो रेंजेस जो है वो यहां से मिलती हैं, यहां पर दो रेंजेस। और वो कौन कौन सी रेंजेस मिलती है? पिछले कल हमने देखा था कौन रेंजेस मिलती है, दो रेंजेस मिलती है यहां पर, कौन रेंजेस मिलती है बताओ? और यहां आगे वाला जो क्षेत्र हो गया फिर छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र, जहां ये लगता है, ये पोर्शन लगता है। थोड़ा सा इसको और देखते हैं जरा, इसी को ही जूम करके देखते हैं। यही हमने पहले देखा था। तो ये आपका अमरकंटक प्लेटो हो गया, ये आपका मैकॉल रेंज हो गई, ये आपका धूपगढ़ हो गया। धूपगढ़ इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है ना? धूपगढ़ सतपुरा की हाईएस्ट पीक है। यहां पर महादेव महादेव हो गए, यहां पर गाविलगढ़ हो गया, ये आपकी सतपुरा रेंज हो गई। यहां राजपीपला हिल्स है, यहां गुजरात में, जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, राजपीपला आपको यहां पर दिख रहा है, राजपीपला हिल्स कहां पर? ये यहां पर, ये हो गया। जूम करेंगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा राजपीपला। नहीं नहीं पता, पिछले कल जो बताया था। वेरी गुड। कौन सी दो रेंजेस वहां पर मिलती हैं? अच्छा, अभी देखनी है क्लास? बाकी तो थे क्लास में। तो राजपीपला हिल्स जो है, जो गुजरात में है, वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है सतपुरा रेंज का। सतपुरा रेंज का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो वो है आपका राजपीपला हिल्स। ईस्टर्न गुजरात में है, सेपरेटेड फ्रॉम द गाविलगढ़ हिल्स बाय द खांडवा गैप। तो कई बार ये भी पूछा जाता है खांडवा गैप कहां पर है। तो हमने, सिंपल सी बात है, हमने यही किया। गुजरात राजपीपला, ये आपका पश्चिम वाला एमपी हो गया, जहां पर गाविलगढ़ है। मध्य एमपी में महादेव हिल्स है। फिर यहाँ पर मैकॉल रेंज होगी जो पूर्वी में है। यहाँ पर साथ में ही अमरकंटक प्लेटो है। अमरकंटक प्लेटो, यहाँ से सोन नदी निकल रही है, और ये कहां पर है अमरकंटक का प्लेटो? तो आपका ईस्ट वाला जो छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है उसमें आता है। तो यही हमने देखा यहाँ पर। ठीक है, ये गाविलगढ़, महादेव, मैकॉल याद होना चाहिए कहां पर क्या क्या चीजें हैं। यह एक खंड पर्वत है जो बालू पत्थर से निर्मित है। इस श्रेणी में बहुत सारी जो पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी है? पहली यहां पर देखो राजपीपला, दूसरा है आपका गाविलगढ़, फिर आपका महादेव, और फिर है आपका मैकॉल रेंज, और जो पूर्वी मध्य प्रदेश में इत्यादि। इसको याद रखना है आपने। सोन एंड महानदी रिवर, विंध्याचल और सतपुरा। हाँ, विंध्याचल और सतपुरा रेंजेस की बात कर रहा था मैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जो नेशनल पार्क यहां पर स्थित है। एक तो हो गया आपका माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, इसी की बात हो रही थी पहले, पन्ना की ही। और ये काफी न्यूज में भी रहता है कि पन्ना नेशनल पार्क कहां पर स्थित है ना?
बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, यहां पर है आपका पंचमहाली नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, ये हो गया आपके। ठीक है, तो इनको आपने याद रखना है, यही इसका एक एक्सटेंशन हो गया। फिर वहां पर ये सतपुरा रेंज, सॉरी विंध्याचल रेंज हो गई, ये आपकी सतपुरा रेंज हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक फॉसिल नेशनल पार्क भी है, ये आपकी मैकॉल रेंज हो गई, ये महादेव हो गया, गाविलगढ़ हो गया, वो राजपीपला हो गया। ठीक है, वो आगे की तरफ एक्सटेंशन दिया गया है। तो राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, मैकॉल रेंज कहां पर? सतपुरा के ये पार्ट है, इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अच्छा, वन विहार नेशनल पार्क भी है, वन विहार, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, फॉसिल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पंचमहाली नेशनल पार्क और सतपुरा नेशनल पार्क, सारे याद रखने हैं। और उधर को आपकी अरावली रेंज हो गई। ठीक है, इतना क्लियर होगा? क्लियर है? हाथ खड़े करो अगर क्लियर है तो। क्लियर है तो हाथ खड़े करो। मानसी, रुद्र, उमेश, क्लियर है? कोई कुछ डाउट है? सतपुरा तो चला हुआ है ना, सतपुरा भी चला हुआ है। सतपुरा में सिर्फ इतना ही बताया गया है अभी तक। विंध्याचल हो गया था, ये सतपुरा रेंज हो गई थी। कि मैंने कहा कि ये आपका गुजरात से लेकर आपका छत्तीसगढ़ तक इसका एक्सटेंशन हो रहा है। राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और यहाँ पर धूपगढ़ है जो इसकी हाईएस्ट पीक है, और इधर आपका अमरकंटक वाला प्लेटो हो गया। तो मेजर जो मैंने आपको बताया कि मेजर यहाँ पर 4 ही इसमें चोटियां शामिल है, इतना ही मैंने बताया। राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मैकॉल रेंज जो इसमें सम्मिलित हैं, इसमें ये चोटियां आती हैं। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इसका? तो वो राजपीपला हिल्स है उधर को। और इधर को देखें ईस्ट की तरफ तो अमरकंटक प्लेटो है, ईस्ट की तरफ को, है ना। इसी को थोड़ा सा और देखते हैं अभी। इस श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ियों में स्थित है। धूपगढ़ कहां पर है? तो महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखो इसको, इंपॉर्टेंट, ये कहां पर स्थित है। डन। महादेव पहाड़ियों में पंचमढ़ी नामक जैव आरक्षित क्षेत्र है। महादेव पहाड़ियों में दक्षिण में बेतुल का पठार है, BETUL, बेतुल का पठार, बेतुल प्लेटो। और यहां से तापी नदी का उद्गम होता है। क्या कहा देखो, इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कहां, कौन सी है? धूपगढ़ है। और धूपगढ़ महादेव हिल्स में है। यहां पर हमने देखा ये महादेव है, इसी में ही आपका ये महादेव की पहाड़ियां हैं, है ना। जैसे आपके क्षेत्र में होंगी, जैसे अरावली को ही रहने दो, जैसे धौलाधार है, तो धौलाधार एक रेंज है, पीर पंजाल एक रेंज है, तो वहां पर बहुत सारी पहाड़ियां हैं। वैसे ही आपका महादेव हिल्स है, इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है। और धूपगढ़ ना केवल महादेव हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि पूरे सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? तो यही बस हमने यहां पर कह दिया कि सबसे ऊंची चोटी ये है। पंचबड़ी आपका यहां पर जैव आरक्षित क्षेत्र है, जैव आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व भी हुआ ना हिंदी इंग्लिश में। और महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में बेतुल का पठार है। बेतुल प्लेटो कहां पर है? तो वो इसके महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। और यहां से आपका तापी नदी का उद्गम होता है, तापी नदी का उद्गम होता है। और मैकॉल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अगर हम आगे की बात करें, यहां पर मैकॉल रेंज, मैकॉल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक प्लेटो। अगर आपको अलग से पूछा जाता है, अगर आपको अलग से पूछा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ मैकॉल रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो वो होगी आपकी अमरकंटक। अगर पूछा जाए सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है आपका धूपगढ़। और धूपगढ़ कौन से क्षेत्र में है, कौन से हिल्स में है? तो महादेव हिल्स में है। डन। इससे आगे जाएं, अमरकंटक से नर्मदा तथा सोन नदी का उद्गम होता है। जो आपका बेतुल का पठार है वो इसी का ही हिस्सा है, जो बेतुल प्लेटो है अमरकंटक प्लेटो का ही हिस्सा है।
यहीं से इसका उद्गम होता है नर्मदा और सोन नदी का, और इस श्रेणी की औसतन ऊंचाई जो है वो लगभग 760 मीटर के आसपास है। यह श्रेणी नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में तथा तापी नदी भ्रंश घाटी के उत्तर में स्थित है। यानी कि यह श्रेणी नर्मदा रिफ्ट वैली के दक्षिण में है। जो हमने देखा कि इसके दक्षिण में ही तो स्थित है ये आपका, ये वाली जो ये था आपका नर्मदा रिवर है। तो नर्मदा रिवर कहां हो गई, ये उत्तर में हो गई, ये आपकी श्रेणी हो गई, ठीक है। और नीचे की तरफ को आपको कौन सी थी, ये तापी रिवर हो गई, ये तापी हो गई, ये नर्मदा हो गई। तो नर्मदा कहां है, इसके यह नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में स्थित है, इसके दक्षिण में स्थित है, और तापी नदी भ्रंश के उत्तर में स्थित है। ये तापी हो गया, इसके उत्तर में स्थित है ना। यह श्रेणी गुजरात में एमपी, छत्तीसगढ़ और सीमा क्षेत्र तक लगभग 900 किलोमीटर तक की दूरी तक फैली हुई है। औसतन ऊंचाई 760 मीटर, और जो लगभग दूरी है कहां से कहां तक एक्सटेंशन है, तो वो लगभग 900 किलोमीटर के आसपास है। अब तो क्लियर होगा सतपुरा का, अब सतपुरा क्लियर है। डन। नेक्स्ट वी हैव पश्चिमी घाट। इसके आगे ही जा रहे थे हम, क्योंकि जब हमने डिवीजन किया था तो उसमें हमने पश्चिमी घाट भी देखा था, आइलैंड्स भी देखे थे। तो आइलैंड्स की चर्चा इसके आगे वाले देखेंगे जब हम रिवर सिस्टम का भी कर लेंगे। लेकिन तब तक के लिए रिवीजन आपका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जब तक रिवीजन ना हो, ये पढ़ा लिखा सब कुछ ऐसे ही रहता है जब तक रिवीजन ना हो। तो रिवीजन पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है। पश्चिमी घाट की बात करें तो ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, है ना। ये आपका पूर्वी घाट हो गया। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, लेकिन हम पहले बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट को और क्या नाम दिया जाता है, तो आपका सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। ये आपका सह्याद्री, तो सह्याद्री नाम से भी पश्चिमी घाट को नाम से जाना जाता है। अब इसके अलग अलग हिस्से हैं, जैसे ये वाला हिस्सा, ये अलग हिस्सा, ये अलग हिस्सा। हम इसी तरीके से इसका डिवीजन कर सकते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए। अब एक्सटेंशन देखिए कहां से कहां तक है। ये गुजरात वाला फिर से आ गया, गुजरात से ही तो हमने कहानी शुरू की थी, चाहे वो आपका सतपुरा की हो, चाहे वो अरावलीज की हो, चाहे वो आपका वेस्टर्न घाट्स का हो। तो वेस्टर्न घाट की अगर शुरुआत की जाए तो गुजरात से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक इसका एक्सटेंशन है, गुजरात से कन्याकुमारी। यहां से आपकी तापी नदी भी जा रही है जो आपका नॉर्थ में है। महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आ रहा है, कर्नाटका वाला क्षेत्र आ रहा है, केरला वाला क्षेत्र आ रहा है इसमें। तो उसको पूरे तरीके से देखेंगे, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये उत्तरी सह्याद्री हो गया जिसमें गोवा और महाराष्ट्र वाला पोर्शन आता है। लेकिन इसको डिटेल में जानते हैं जरा। अब ये वेस्टर्न घाट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वेस्टर्न घाट में जब वर्षा होती है तो कुछ इस तरीके से आती है। अब ये माउंटेन, हाई माउंटेन है, बीच में जाने का रास्ता उतना है नहीं। एक तो माउंटेन है आपके पूर्वी घाट के, तो पूर्वी घाट में माउंटेन कुछ ऐसे हैं, ये रेंज हो गई, बीच में गैप हो गया, ये हो गया, तो कुछ ऐसे हैं। लेकिन यहाँ पर जो माउंटेन है इनकी एवरेज हाइट ज्यादा भी है और साथ में रेगुलर भी है, इसलिए बीच में जाने का रास्ता आपको मिलेगा तो वो घाट के रूप में मिलेगा, जैसे पाल घाट, भोर घाट, इस तरीके से। क्योंकि बीच में जाने का रास्ता होना चाहिए, पासिस की अगर बात की जाए तो जैसे यहाँ पर मानसून आता है, मानसून टकराता है, ये तीव्र ढाल है यहाँ पर, यानी कि स्टीप स्लोप है, यहाँ पर स्टीप स्लोप है। तो स्टीप स्लोप पर सीधे ही आपका जो हवा है, जो नमी भरी हवा है जिसमें पानी भी है, तो वो टकराती है, ऊपर की ओर उठती है, बादल का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर वर्षा हो जाती है। तो वेस्टर्न घाट में आपको मिलेगा वर्षा बहुत ज्यादा होती है। जहां पर वर्षा सर्वाधिक होगी, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता भी ज्यादा होगी, है ना। रिलेट कर सकते हैं हम दोनों से कि जहां पर बारिश ज्यादा हो रही है वहां पर आपको पेड़ पौधे ज्यादा मिलेंगे, पेड़ पौधे ज्यादा है तो पशु पक्षी ज्यादा मिलेंगे, तो सभी चीजें आपको यहाँ पर ज्यादा मिल रही हैं। तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर ठीक है। तो जैव विविधता के लिए ये फेमस है और ये हॉटस्पॉट में से एक है। 36 जो हॉटस्पॉट है पूरे विश्व में, उन हॉटस्पॉट्स में से एक ये है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। और न्यूज में भी चला रहता है कि यहाँ पर जो जैव विविधता है उसको खतरा हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से हो, चाहे वो कृषि से हो, किसी भी तरीके से, या फिर आपका मानव और इसके बीच में, जीव जंतुओं के बीच में संघर्ष हो, तो वो चला ही रहता है। इसीलिए न्यूज में भी लगातार चला रहता है वेस्टर्न घाट।
मेंस में हालांकि वेस्टर्न घाट से सिंपली क्वेश्चन ही आ जाते हैं कि एक क्वेश्चन ही आ गया आपको। अलग अलग कमेटीज इसके लिए गठन गठन की गई है कि कौन सी कमेटी रिकमेंड किया है कि ज्यादा इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन इसको घोषित कर दिया जाना चाहिए या नहीं कर दिया जाना चाहिए। तो अलग अलग कमेटीज का फॉर्मेशन होता है। तो मानसून पवनें जो है वो इससे टकराती हैं और यहाँ पर तीव्र स्लोप है और स्लोप जो है वो इस तरीके से कम होता रहता है। स्लोप जो है वो इस तरीके से कम होता रहता है जब हम इधर की पूरब की तरफ आएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि जो मेजोरिटी रिवर्स हैं वो यहां से इधर की ओर बहती हैं, मेजोरिटी रिवर्स जो हैं, और कुछ एक रिवर यहां से इधर की ओर बहती हैं। पूरे मैप में आप देखेंगे तो जैव विविधता के लिए फेमस है, सदाबहार वनस्पति यहां पर मिलती है क्योंकि वर्षा बहुत ज्यादा होती है, वो रीजन है आपका। तो इंडिया के जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं अगर उनकी बात की जाए तो वो 4 हैं। जैसे आपका हिमालयाज हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन हो गया, और वेस्टर्न घाट्स हो गया, और एक आपका अंडमान आइलैंड्स हो गया। तो इन 4 हॉटस्पॉट में से जो वेस्टर्न घाट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट जो है टोटल नंबर 4 है और टोटल कंबाइंड ज्योग्राफिकल एरिया लगभग इनका 24.46% है। कितना? 24.46% है। तो एक चौथाई के बराबर जो इनका एरिया है वो ऑक्यूपाई करते हैं, जो हॉटस्पॉट एरिया है, बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा, हमने देखा कि जैव विविधता के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में हमने ये देख लिया कि 4 हॉटस्पॉट हैं और उसमें से वेस्टर्न घाट एक है और बाकी हिमालय, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान आइलैंड्स भी हैं। चर्चा इसके बाद की जाए तो इसको हम थोड़ा सा और डिवाइड करते हैं। यह पर्वत तापी घाटी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जो हमने देखा यहाँ पर, ये तापी नदी हो गई, गुजरात वाला जो एरिया हो गया। तापी नदी से लेकर के कहां पर एक्सटेंशन है? कन्याकुमारी तक, और लगभग 1600 किलोमीटर की ये दूरी पर है। यानी कि यहां से यहां तक एक्सटेंशन जो है वो लगभग 1600 किलोमीटर का है। यह भ्रंश कगार यानी कि रिफ्ट वैली का ही है, पोर्शन है। रिफ्ट वैली का ही ये फॉर्मेशन हुआ है, जहां पर ये वाला जो पोर्शन था नीचे बैठ गया था जब हिमालय जो ऊपर टकराया था। उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसका डिवीजन देखिए, यहाँ पर उत्तरी सह्याद्री यानी कि उत्तरी जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर, तो वेस्टर्न घाट तो नहीं कहेंगे फिर, तो हमने कह दिया कि भैया उत्तरी सह्याद्री, जिसमें आपका गोवा और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आता है। कुछ गोवा वाला क्षेत्र आएगा, कुछ आपका महाराष्ट्र वाला एरिया आएगा। ये मध्य वाला है, उसमें गोवा और कर्नाटका आएगा, और दक्षिण वाला जो है इसमें केरल और तमिलनाडु आएगा। ठीक है, तीनों आपको पता होने चाहिए कि कहां से लेकर इसका कहां तक एक्सटेंशन है। हमने क्या देखा? वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट में हमने देखा कि उसका डिवीजन किया गया है, जो तापी नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक है। तापी से लेकर कन्याकुमारी, तापी कहां पर है? गुजरात में, यानी कि वहां से लेकर थोड़ा बहुत आप गुजरात में ले लीजिए, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक एक्सटेंशन है। उत्तरी सह्याद्री है, सह्याद्री है जिसमें गोवा और महाराष्ट्र आता है, और दूसरा है मध्य में जिसमें गोवा कर्नाटका आता है, और फिर आपका दक्षिण जिसमें केरल और तमिलनाडु वाला पोर्शन आता है। ठीक है, तो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन, और इस पर्वत की जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग 1200 किलोमीटर है। कितनी है औसतन ऊंचाई? लगभग 1200 किलोमीटर। और पश्चिमी घाट तीव्र तथा पूर्वी घाट मंद है। मतलब से यही वाला जो पोर्शन है, ये पश्चिमी वाला जो हिस्सा है वो ऊंचा है ना, ये ऊंचा है इसके कंपैरिजन में, तो ये स्टीप है, स्टीप स्लोप आपको यहां पर दिख रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा प्राप्त होती है, जो यहां पर हमने देखा कि इसके पश्चिमी स्लोप पर यहां पर जो वर्षा है वो ज्यादा हो रही है। इसके इसके वाले पोर्शन पर यहां पर वर्षा आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इस पर्वतीय क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपको मिलते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। कौन से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो अपनी पत्तियां नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वर्षा जो है वो लगातार यहां पर हो रही है। यहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट विश्व के 36 हॉटस्पॉट जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, जो हमने अभी चर्चा की। क्लियर है? और पश्चिमी घाट से दक्षिण घाट की प्रमुख नदियां उद्गम होती है, जो मैंने आपको भी बताया। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, और पश्चिमी घाट को 3 प्रादेशिक भागों में विभाजित कर दिया गया है, जो 3 प्रादेशिक विभाग जो हमने इस तरीके से, उत्तर, मध्य और दक्षिण। ठीक है, इनका डिवीजन और तरीके से करते हैं, अब एक एक करके देखते हैं। पहले आपका है उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री जिसमें आपका गुजरात और महाराष्ट्र, यहां पर क्या लिखा था इसने? गुजरात आना था, गुजरात लिखो यहां पर, है ना। गोवा कैसे आ गया? गोवा तो इधर वाला क्षेत्र है, तो कुछ आपको यहां पर गुजरात वाला क्षेत्र दिखेगा, और यहां पर गोवा कर्नाटका, यहां पर केरल तमिलनाडु। यहां ऊपर गलत था तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा।
तो गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो पोर्शन है वो उत्तरी सह्याद्री में आता है, जो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये तो यही है यहाँ पर, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन है ये पश्चिमी घाट का यह भाग तापी घाटी से 16 डिग्री नॉर्थ के मध्य में स्थित है। ये याद रहता है, लाइन ये याद रहती है, ठीक है, लेकिन तापी घाटी से शुरू होता है। यह भाग मुख्यतः महाराष्ट्र और आंशिक रूप से गुजरात में स्थित है, इसीलिए आप पहले वाला जो पोर्शन है उसको ठीक कर लीजिएगा, वहां पर गुजरात आपने करना है। और इस भाग की जो सर्वोच्च चोटी है वो है कलसुबाई। कलसुबाई इज द हाईएस्ट पीक किसकी, जो उत्तरी सह्याद्री जो है माउंटेन रेंज है, वेस्टर्न घाट का जो पोर्शन है उत्तर वाला, तो ये सबसे इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये तापी नदी हो गया, ये सबसे हाईएस्ट होगी। सेकंड भी है सलहेदर है, लेकिन वो ज्यादा जरूरी नहीं है। यहां से ही आपका गोदावरी रिवर जो है वो यहां से आ रही है, देखो यहीं पर आपका थाल घाट है, यहीं पर आपका भोर घाट है। कहां पर ये कनेक्ट करता है उसको हम अभी देखेंगे। महाबलेश्वर है जहां से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो कलसुबाई चोटी क्षेत्र से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, यही वो चोटी है जहां से आपका, इसके आसपास से ही आपका गोदावरी नदी का ओरिजिन होता है, इसीलिए जरूरी है। तो हमने देखा तापी नदी के साथ में ही नीचे को हमने उत्तरी वाले हम पोर्शन की जब बात कर रहे हैं, तो कलसुबाई नामक यहाँ पर हाईएस्ट पीक है, जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, यहीं से आपका गोदावरी जो नदी है यहां से इसका उदय हो रहा है। और इस भाग की दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है सलहेहर है, और महाबलेश्वर यहाँ की अन्य प्रमुख चोटियां हैं। जो चोटी होगी वहां से ही तो आपका नदी का उदय ही होगा ना, जैसे हिमालयाज है तो हिमालयाज में कोई चोटी होगी वहां से उदय होगा किसी नदी का। अगर हम बात करते हैं सतलुज की, अगर हम बात करते हैं ब्यास की, हम बात करते हैं रावी की, जिनाब की, तो वो कोई ना कोई ऐसा ऊंचा पोर्शन होगा जहां से उस नदी का उद्गम हुआ होगा। ब्यास रावी नदी देख लीजिए आप, रावी नदी की जो बात करते हैं तो बड़ा बंगाल वाला जो पोर्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कांगड़ा धर्मशाला से ऊंचा ही होगा वो, जहां से उस नदी का उद्गम हो रहा है, छोटी बड़ी नदियों से जो आकर के आपके मिल रही हैं फिर। ठीक है, तो कलसुबाई याद रखिएगा, महाबलेश्वर में याद रखिएगा, कौन से पोर्शन में है ये भी याद रखना है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, जो हमने अभी देखा, ये आपका महाबलेश्वर हो गया। और यहाँ पर इस कृष्णा रिवर होगी, इसकी कुछ एक ट्रिब्यूटरी है, अगर आपको अभी देखना है तो देख सकते हैं, पीडीएफ में है उसको भी देख लेना है। इस भाग को दो प्रमुख दर्रे हैं यहाँ पर, और कौन कौन से हैं, एक आपका थाल घाट और दूसरा आपका भोर घाट। तो थाल घाट और भोर घाट आपने पहले भी सुना होगा, है ना, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये आपका थाल घाट हो गया, दूसरा आपका भोर घाट हो गया। दो हैं, थाल घाट मुंबई से नासिक और भोर घाट मुंबई से पुणे, यानी कि दोनों को कनेक्ट करने का ही तो काम किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे अलग हैं, दोनों को कनेक्ट करने का जो काम है वो इसके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन वो कौन सा पोर्शन है, यहां पर आप देखेंगे थाल घाट और भोर घाट, ये है आपका थाल घाट, ये हो गया आपका नासिक। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि और क्लैरिटी मिले। तो ये हो गया आपका थाल घाट, थाल घाट जो गैप है यहां से जाने का रास्ता, यानी कि ये नासिक हो गया, और इधर वाला जो पोर्शन हो गया ये आपका मुंबई हो गया, मुंबई है ना। तो नासिक और मुंबई ये आपका पुणे हो गया। तीन चीजें आपको याद रखनी है, एक पुणे, क्लिक तो नहीं होगा लेकिन फिर भी, ये पुणे हो गया, ये मुंबई है, और ये नासिक है। दो घाट है, एक आपका थाल घाट हो गया, एक आपका भोर घाट हो गया। तो थाल घाट इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है ना, किसको, नासिक और मुंबई को। नासिक और मुंबई को इस तरफ आपने क्या बनाना है, एक लोकेशन और बना देनी है पुणे। तो मुंबई और पुणे को कौन कनेक्ट कर रहा है, भोर घाट। सिंपल सी कहानी है। तो दो ही चीज तो आपको याद रखनी है ना, एक आपको नासिक, पुणे, मुंबई और पुणे। तीन आपने डॉट इसी तरीके से बना देना है कि यहां नासिक बना दिया, ये लाइन खींच दी यहां के लिए, यहां आपने मुंबई बना दिया, ठीक है, और एक लाइन बीच में से यहां से खींच दी और यहां पर आपने पुणे लिख दिया। तो नासिक और मुंबई को जो कनेक्ट कर रहा है वो थाल घाट है, और मुंबई और पुणे को जो कनेक्ट कर रहा है वो आपका भोर घाट हो गया। सिंपल है, क्लियर है। इसके अलावा एक तो हमने देख लिया ये थाल घाट, हमने देख लिया भोर घाट, हमने देख लिया। दूसरे हैं आपके पाल घाट और सेन गोटाई घाट। सेन गोटाई गैप इसे कहते हैं, लेकिन अभी ये देख लेते हैं, बाद में जाने की जरूरत क्या है, क्योंकि बाद में तो आपको पढ़ना ही है। इससे अच्छा है कि अभी जब घाट पढ़ ही रहे हैं तो साथ में किया जाए इसको। तो पाल घाट कहां से कनेक्ट कर रहा है, देखो ये आपका
पालाकाड हो गया, कोयम्बटूर हो गया। दो चीजें आपको याद रखनी है, पालाकाड, कोयम्बटूर, और दूसरा है आपका मदुरई और त्रिवंतपुरम। ये इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, पलक्काड और कोयम्बटूर को, तो वो हो गया आपका पालघाट। दूसरा मदुरई और तिरुवनंतपुरम दोनों कनेक्ट कर रहा है आपका सेनगोटाई गैप। तो थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनगोटाई गैप कनेक्ट करना है, लेकिन वो कैसे होगा? करना क्या है आपने, ये इस तरीके से आपने मैप क्रिएट कर देना है। यहां पर एक डॉट बना दिया, उसका नाम दे दिया, यहां से इसको कनेक्ट कर दिया, यहां दूसरा नाम दे दिया, यहां से इसको कनेक्ट कर दिया यहां पर। अब इन दोनों कनेक्ट कौन सा कर रहा है, इन दोनों कनेक्ट कौन सा कर रहा है, ठीक है। वैसे ही आपने यहां पर कर दिया, एक लोकेशन यहां पर बना दी, एक लाइन खींच दी, एक कनेक्शन यहां पर बना दिया। इन दोनों कौन सा कनेक्ट कर रहा है, वैसे ही आपने यहाँ की बात कर दी। तो एक क्षेत्र आपने यहां पर बना दिया, एक क्षेत्र यहां पर बना दिया, इसको कौन सा पास कनेक्ट कर रहा है। ये आपके रफ नोट्स के लिए जो आप बनाएंगे, क्योंकि आपके पास नोट्स होने चाहिए। तो लोकेशन के नाम लिख देना है, और ये तालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनगोटाई गैप, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। और लोकेशन ऐसा नहीं है वो रटी जानी चाहिए। मेजोरिटी क्या करेंगे, तो इस लोकेशन को रट देंगे, लेकिन रटने से कितना ही होगा, याद रखना है लॉजिकली। मैप आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैपिंग में अगर हम देखें तो वो कहां से कहां तक है। एनएच भी याद रखना है तो रख सकते हैं, NH4 है, आप कौन सा एनएच यहां से होकर के जाता है, तो NH3 और NH4 यहां से होकर के जाता है, अगर इतना याद रहता है, ठीक है। तो हमने देखा था ये उत्तरी जो सह्याद्री माउंटेन्स है उसके बारे में। फिर है आपका मध्य सह्याद्री, जिसमें आपका गोवा और कर्नाटका वाला क्वेश्चन आता है। कौन सा? गोवा और कर्नाटका। हाथ में दर्द हो गई। दो मिनट का रेस्ट दो जरा। यहां तक समझ आ गया? हाँ, क्लियर है? ओके, चलो अच्छा है। पढ़ाई सभी की ठीक हो रही है? पीडीएफ तो हमने कल भी ऐड कर दी थी ना, लास्ट पीडीएफ भी आपके कोर्स में एडेड है। तो हम लगातार पीडीएफ जो है वो वहां पर अपडेट कर रहे हैं। जो प्रीवियस क्लासेस हैं वहां पर हम साथ साथ में पीडीएफ ऐड करते रहते हैं, तो वो चेक कर लीजिएगा आप। इंडियन ज्योग्राफी में 3 क्लास तक, जैसे जो प्रीवियस क्लासेस थी, उन प्रीवियस क्लासेस को हटा करके, एक एक हटा करके, उनके बदले में ये पीडीएफ जो है और ये क्लासेस जो है वहां पर अपलोड कर रहे हैं लगातार, तो वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, करंट अफेयर की पीडीएफ शेयर नहीं की? देखो, हिमाचल के तो हमने जनवरी तक कर दिए हैं ना। नेशनल के इस बार कौन से है करंट अफेयर? इस बार तो आई थिंक शेयर कर दिए हैं कि नहीं किए हैं? जो करंट अफेयर में अभी लैग कर रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं, लेकिन कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं कि लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे, उसके डिटेल पूरी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मंथली तो हम नहीं बना पाए थे। अच्छा, फोन में शो, ठीक है, भेज देंगे, कोई इशू नहीं है। बस याद दिला देना मुझे कि भेजनी है पीडीएफ, ठीक है। बाकी टेस्ट के लिए तैयारी रखो अभी, जो नेक्स्ट टेस्ट आने वाला है, क्योंकि ये दौरान तो आपका चला हुआ है। 5 7 8 बजे से शुरू करते हैं फिर से। कितनी तारीख है? 7 तारीख है ना। अभी आधे लोग तो वैलेंटाइन डे पर भी गायब होंगे, शायद इसलिए भी गायब हैं आधे लोग, है ना। जो तो यहाँ क्लास में है उनका तो शायद ही कुछ हुआ होगा जीवन में। होगा अभी तो अच्छी बात है कि क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, है ना। लेकिन ये सब चीजें जो है ये टेम्परेरी बेस पर है, इन पर फोकस मत कीजिएगा अभी, अपने जीवन पर फोकस करो। जो
चला हुआ है, क्योंकि ये 7 से 8 दिन तो कपल के लिए ऐसे होंगे कि भैया चलो, यही है हमारे जीवन के आखिरी दिन, यही बिताएँगे, हर दिन एक नया गिफ्ट, है ना? आज से ही शुरू हुआ है ना? ये कहानी है, तो इसको अपनाने की बजाय कुछ और कीजिए जीवन में अच्छा। ये नहीं कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, सब कुछ जीवन में ज़रूरी है, लेकिन लिमिट में। जितना लिमिट तक आप रहेंगे, उतनी अच्छी बात है, ताकि आप भी डिस्टर्ब ना हो और आपका जीवन भी स्मूथली चले। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट। मध्य सह्याद्री माउंटेन्स की जब आप बात कर रहे थे रेंजेस की, उसमें है आपका गोवा और कर्नाटका। तो पश्चिमी घाट का यह भाग कहाँ पर है? नीलगिरी जो मध्य स्थित है, और यह भाग आपका गोवा में स्थित है। थोड़ा भाग जो है, यहाँ पर आपको कुदेरमुख भी है, और इसी भाग में आपका बाबा बुडान जो पहाड़ियाँ हैं, वो भी स्थित है। ये बाबा बुडान जो हिल्स हैं, वो फेमस क्यों हैं? क्योंकि यहाँ कॉफ़ी की खेती की जाती है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर एक पाल घाट हो गया, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो गई। यहाँ पर हाईएस्ट पीक हो गया, एक आपका अन्नामलाई हिल्स हो गए, कार्डमम हिल्स हो गए, पालनी हिल्स हो गए, जो कि फेमस है। तो ये आपका अनाईमुदी हो गया, इज द हाईएस्ट पीक। कोडोई कनाल इन तमिलनाडु, विच इज अ फेमस हिल स्टेशन। अगस्ता मलाई जैव आरक्षित क्षेत्र है यहाँ पर, अगस्ता मलाई। तो ये अगस्ता मलाई, अन्नामलाई, नीलगिरी की पहाड़ियां, सैन कोटा, जिनकी हमने अभी बात की थी, ये सैन गोटाई गैप जो है, वो यहाँ पर हो गया आपका। थोड़ा सा और जाते हैं इसमें। अच्छा, इतना ही था ये, तब तो ठीक है। थोड़ा सा और मैप में इसको देख लेना है कि बाबा बुदान हिल्स कहाँ पर है, पालनी हिल्स कहाँ पर है, कार्डमम हिल्स कहाँ पर है, पालनी हिल्स कहाँ पर है। ये मैप में देख लेना है कहाँ पर ज्यादातर आता है ये। अ, गोवा और कर्नाटका, ये तो आपका दक्षिण सह्याद्री है, केरल और तमिलनाडु वाला क्षेत्र आता है। तो दक्षिण सह्याद्री में आपका केरल और तमिलनाडु वाला पोर्शन आता है ना? तो पिछले वाले में तो आई थिंक यहाँ पर फोटो जो है वो गलत लग गई है। किधर गया ये स्टार्टिंग वाला? तो मध्य सह्याद्री में नीलगिरी जो है उसका नीचे वाला पोर्शन आना था, यहाँ पर ऊपर वाला पोर्शन है, तो ये दूसरे वाली ही फोटो लग गई यहाँ पर शायद। कोई इशू नहीं, इसको हम ठीक करके आप पीडीएफ आप तक पहुंचा देंगे। तो दक्षिण सह्याद्री में ये आना था, ये दक्षिण वाला है, क्योंकि नीलगिरी जो है उसका निचले वाला पोर्शन है। जो लिखा गया है वो तो ठीक है, जो लिखा है वो ठीक है, जैसे बाबा बुदान हिल्स यहाँ पर है ना? लेकिन जो फोटो है वो गलत लगी है। खैर, इससे आगे ही जाते हैं फिर। तो पश्चिमी घाट का यह भाग, यानी कि जो दक्षिण वाला भाग है, बिल्कुल दक्षिण वाला भाग जो है, नीलगिरी पहाड़ियों से कन्याकुमारी के मध्य में स्थित है। पोर्शन क्या था? यहां पर देखो, यहां से यहां एक आपका ये वाला पोर्शन हो गया, एक वाला ये पोर्शन हो गया, ये हमने नहीं पढ़ा, और ये पोर्शन ये हो गया। हम इसकी बात कर रहे हैं, इस दक्षिण की बात कर रहे हैं, क्योंकि मध्य वाला जो है वहां पर मैंने कहा कि इसको अपडेट करेंगे, वहां पर फोटो लगा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। 2-3 पोर्शन छूट गए हैं आई थिंक। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इसको दक्षिण वाले को। तो ये कहां से शुरू हो रही है? यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां से लेकर के यहां पर कन्याकुमारी तक, नीलगिरी की पहाड़ियों से लेकर के कन्याकुमारी के मध्य में स्थित है, और प्रमुख 3 पहाड़ियां इसमें सम्मिलित हैं। और 3 पहाड़ियां कौन कौन सी है? एक हो गया आपका अन्नामलाई। इन पहाड़ियों में दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, जिसे अनाईमुदी, लगभग 2695 किलोमीटर स्थित है। पश्चिमी घाट की भी सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो है आपका अनाईमुदी। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत की कहें या फिर पश्चिमी घाट की कहें तो एक ही बात है। तो पहली पहाड़ी हो गई ये अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स में अनाईमुदी पीक हाईएस्ट पीक है। दूसरा है आपका कार्डमम की हिल्स, जिसे कहा जाता है इलायची पहाड़ियां, कार्डमम हिल्स। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अगस्ता मलाई है। कार्डमम हिल्स किसके लिए फेमस है? कॉफी के लिए। सॉरी, कार्डमम हिल्स इलायची पहाड़ियां हैं, और इस पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अगस्ता मलाई है। यह एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, और इन पहाड़ियों में मसालों की खेती की जाती है, मुख्यतः इलायची की खेती, इसीलिए इसे कहा जाता है इलायची पहाड़ियां। बाबूदान हिल्स वो अलग है।
तो इसको आप याद रखना है, मसालों की खेती और मुख्यतः किसकी खेती, इलायची की खेती की जाती है, इसलिए इसे कार्डमम हिल्स कहते हैं या फिर इलायची पहाड़ियां कहते हैं। पालनी पहाड़ियां, इन पहाड़ियों में तमिलनाडु का विख्यात पर्वतीय कोई कोडोई कनाल स्थित है, जो एक टूरिस्ट प्लेस है इस पहाड़ियों में। कहां पर, पालनी हिल्स में। तो पालनी हिल्स में कोडोई कनाल है, वो एक पर्वतीय स्थल है, फेमस है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने देखा यहां पर 3 है। दक्षिण में जो हम इसकी बात कर रहे थे, 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं। पहली है आपकी अन्नामलाई। अन्नामलाई में दक्षिण भारत की सबसे उच्चतम चोटी है, या हम कहें कि पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है, सॉरी अनाईमुदी है, अन्नामलाई पहाड़ियों में। अनाईमुदी पीक है और अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। फिर आपका कार्डमम हिल्स, इलायची पहाड़ी से कहा जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अगस्ता मलई है और जैव आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर मसालों की खेती की जाती है और मुख्यतः इलायची की खेती की जाती है, इसलिए इसे कार्डमम हिल्स कहते हैं। फिर आपका पालनी हिल्स। तो पालनी हिल्स में तमिलनाडु का जो विख्यात पर्वतीय स्थल है, टूरिस्ट प्लेस जो है, वो आपका कोडाईकनाल स्थित है। इंपॉर्टेंट हो गई ये। नेक्स्ट वी हैव दक्षिण सह्याद्री के प्रमुख दर्रे, जो आपका पाल घाट है, आपका जो हमने पहले देखा था, पालगढ़ नीलगिरी का तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। राजमार्ग 47 इस दर्रे से गुजरता है। यही था आपका, हाँ। और राष्ट्रीय राजमार्ग 47 इस दर्रे से गुजरता है। यह दर्रा कोची और कोयम्बटूर को, यानी कि केरल राज्य और कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ता है, जो हमने पहले देख लिया है। और इस दर्रे से मानसून पवनें प्रवेश करती है तथा तमिलनाडु में थोड़ी वर्षा करती हैं, सिर्फ थोड़ी वर्षा करती हैं। आपको पता है कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ज्यादातर जो वर्षा होती है वो रिट्रेटिंग मानसून से होती है, जब मानसून वापस आता है, और एकमात्र ऐसा क्षेत्र है। फिर हमने देखा था यहाँ पर सैनकोटा नेशनल हाईवे 49 यहां से गुजरता है। यह दर्रा अन्नामलाई तथा इलायची पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कहां पर, अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियों से, और NH 49 यहां से गुजरता है। तो हम इसे गैप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई रास्ता ही तो यहां से गुजर रहा होगा, कोई रास्ता गुजर रहा है, तभी तो उसको गैप कहा गया, पास कहा गया। पास वही तो क्षेत्र है ना, कि आप रोहतांग पास गए घूमने। अब रोहतांग पास क्यों है, क्योंकि वहां से जाने का क्षेत्र, जाने का रास्ता है कि आप दूसरे क्षेत्र तक पहुंच पाए। ऐसे तो आप पहाड़ियों से होकर के गुजरना पड़ेगा। पहाड़ियां, कई पहाड़ियां ऐसी होती जहां से गुजरा ना जाए, तो कुछ ऐसी पहाड़ियां भी स्थित होती हैं, तो वहां से ना गुजरा जाए, इसके लिए आप यहां से जा सकते हैं, उस पास से होकर गुजर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पाल घाट से होकर के कोई रास्ता जाएगा। रास्ता कौन सा जा रहा है, NH 47। यहां से कोई रास्ता पास हो रहा है तो NH 49। ओके। फिर आपका सैनकोटा, अच्छा हमने देख लिया ये। यह दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, और इस दर्रे से मानसून पर अपने प्रवेश करती है तथा तमिलनाडु में थोड़ी, अच्छा जी तो हमने कर लिया था। तो यही थे आपके, क्लियर। फिर आपका पूर्वी घाट, हमने ये पश्चिमी घाट पूरा देख लिया है। रिवीजन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। किसी समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है, उनने पहले पढ़ रखा होगा। जिसने नहीं किया है रिवीजन, एक बार इसको देख लेना है, रिवीजन कर लेना है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इतना कुछ याद नहीं रहता है एक बार में। तो ये, अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये प्राचीन वलित पर्वत है, यानी कि प्राचीन फोल्ड माउंटेन है। औसतन ऊंचाई इसकी लगभग 600 मीटर है। अरामकोंडा जो आंध्र प्रदेश में है, वो इसकी हाईएस्ट पीक है। ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स हो गए आपके, है ना। इतने बड़े तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बना रहा हूं मैं। गिरी मल्ला गुट्टा कोंडा, कुछ फेमस यहाँ की पीक्स हैं जिनको हम याद रख सकते हैं। देवमाली ओडिशा की सर्वोच्च चोटी है, और जिंदागाड़ा आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, और महेंद्रगिरी ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कुछ इस तरीके से है ना, इस तरीके से है, और इससे आप याद रख सकते हैं गिरी मल्ला गुट्टा कोंडा। तो गिरी आपका गिरी से तो क्या रखेंगे, आराम कोंडा हो गया, ये कोंडा हो गया। देवमाली ओडिशा की सर्वोच्च चोटी है, और जिंदागाड़ा आंध्र प्रदेश की, और महेंद्रगिरी ओडिशा की सबसे हाईएस्ट पीक है ना। अच्छा, हाईएस्ट पीक जो है अरामकोंडा आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की है। लेकिन जिंदागाड़ा हाईएस्ट पीक है आई थिंक ईस्टर्न घाट्स की, जिसकी हाइट 1690 किलोमीटर है ना। जिंदागाड़ा JHI से है शुरुआत, इंग्लिश में लिखेंगे आप। तो प्राचीन वलित पर्वत है, और महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों तक विस्तृत है। कहां से कहां तक, महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों तक। ये आपकी महानदी हो गई, है ना। महानदी से लेकर के नीलगिरी के पर्वत तक। अब नीलगिरी में आपको पता है कि क्या होता है, ईस्टर्न घाट और पूर्वी घाट, सॉरी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आकर के यहां पर मिलते हैं।
ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट यहाँ पर इससे मिलते हैं नीलगिरी में। कहां से शुरुआत होती है? महानदी से लेकर के यहाँ नीलगिरी तक इसका एक्सटेंशन है। लगभग इसकी 800 किलोमीटर की दूरी है और इस पर्वत की औसतन ऊंचाई 600 मीटर है, जो आपको याद रखना है कितनी इसकी औसतन ऊंचाई है। और महानदी से गोदावरी के बीच यह श्रेणी लगातार है। उसके बाद आपको इसमें थोड़े थोड़े डिवीजन आपको मिलेंगे। गोदावरी के आगे या नदियों द्वारा अपरदन के कारण असतत है, यानी कि अगर यहां पर देखें, यहां से लेकर यहां तक ये आपको ऐसी मिलेगी, लगातार मिलेगी। कहां से कहां तक? महानदी से गोदावरी तक। लेकिन गोदावरी से जब आप आगे जाएंगे नीलगिरी तक, तो आपको देखो यहां पर बीच में गैप दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो इसको जूम करके थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, तो गोदावरी से लेकर के, सॉरी, महानदी से गोदावरी तक इसका ये एक, इसका जो एक्सटेंशन है वो लगातार है, एक्सटेंशन है। लेकिन गोदावरी से आप आगे देखेंगे नीलगिरी तक, तो ये कैसी है? डिसेक्टेड है, यानी कि बीच बीच में ये टूटी फूटी है। किसके कारण? अपरदन के कारण। अपरदन किसके द्वारा किया गया है? नदियों के द्वारा किया गया है। तो यहां से आप आगे की ओर देखेंगे तो बीच बीच में ये टूटी फूटी से, लगातार नहीं। ये यहाँ पर, यहां से महानदी से गोदावरी तक लगातार है। स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहां से कहां तक लगातार है। क्या ये पूरी तरीके से लगातार है? क्या सिर्फ महानदी से लेकर गोदावरी तक ही लगातार है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो वो है आराम कोंडा है, जो 1680 मीटर है, और अन्य नाम इसका है सितम्मा। इसका अन्य नाम सितम्मा है। तो इसमें जिंदा गाड़ा भी होनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी हाइट इससे ज्यादा है। आई थिंक 1690 है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना है आपने, हाइट जो है 1690 किसकी है। इस श्रेणी में मैंने कहा कि सबसे ऊंची चोटी जो है इसमें लिखा गया है जैसे आराम कोंडा है, और इसका अन्य नाम जो है वो सितम्मा है। एग्जाम में क्या आ सकता है कि सितम्मा पूर्वी घाट की सबसे पूर्वी घाट की कौन सी चोटी का नाम है? सितम्मा। तो सितम्मा है आपका आराम कोंडा। अन्य चोटियां जो है वो है जिंदा गाड़ा, जो आंध्र प्रदेश में है, महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, देवमाली उड़ीसा में है। इंपॉर्टेंट हो गया। अन्य चोटियां कौन कौन सी है? पूर्वी घाट की। इस श्रेणी में बहुत सी पहाड़ियां सम्मिलित हैं, जिसमें आपका नल्ला मल्ला हो गया, एरामल्ला हो गया, वैली कोंडा हो गया, पाल कोंडा हो गया, शेलचेलम हो गया। तमिलनाडु में जवादी हो गया, शेवरॉय हिल्स हो गया, और शेषचलम पहाड़ियां एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, तथा ये लाल चंदन के वृक्ष के लिए विख्यात है। जो आपको देखा साउथ में, आपने जो मूवी देखी होगी लाल चंदन की, है ना, कि पुष्पा झुकेगा नहीं, वो आपने मूवी देखी है। लेकिन वो कौन से माउंटेन रेंजेस में है? पूर्वी घाट की बात हो रही है। पूर्वी घाट में जहां पर आपको लाल चंदन मिलता है, और लाल चंदन यहां पर आप देख रहे हैं कहां पर? शेषचलम वाला जो पोर्शन है, शेषचलम जो पहाड़ियां हैं जैव आरक्षित क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर कुछ एक एक्टिविटीज जो है उनको प्रतिबंधित किया गया है। उसी में से है लाल चंदन, जो वहां पर बैन किया गया है कि इसका जो पेड़ पौधे तो ऐसे भी हैं जिनको काट नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें से लाल चंदन भी एक है। नीलगिरी की पहाड़ियां भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है 1986 में। वर्षा ज्यादा होती है इसलिए जैव विविधता ज्यादा है। सिंपल सा लॉजिक, मैंने आपको पहले भी कह चुका हूं। वेस्टर्न घाट वाला जो पोर्शन है, ये आपके पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियां, इसी में ही आपका ऊटी का क्षेत्र, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा हाईएस्ट पीक है। खंड पर्वत है तमिलनाडु या पूर्वी घाट हो गया, यानी कि ये दोनों आपस में कहां पर मिल रहे हैं? यहाँ नीलगिरी में। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों में आपको चाय की खेती मिलती है यहाँ पर, या रोपण खेती से कहते हैं, नील कुरिंजी। भैंस पालन के लिए विख्यात है, और यहाँ पर एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है टोडा ट्राइब। कौन सी रहती है? टोडा ट्राइब। डोडा बेटा भी याद रखना है, टोडा ट्राइब भी याद रखना है। ये पहाड़ियां कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के सीमांत क्षेत्र पर स्थित हैं, और यह खंड पर्वत है जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत की बात हो रही है। इन पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है वो डोडा बेटा है, 2637 मीटर है, और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि प्रथम ऊंची चोटी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि वर्षा बहुत अधिक होती है। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है, इसी को घोषित किया गया था। और इन पहाड़ियों में विख्यात पर्वतीय स्थल ऊटी जो है वो स्थित है। ऊटी आपने सुना होगा, बहुत बार आपने, क्योंकि यहाँ ऊटी जाना है, घूमने जाना है, ऐसा आपने टूरिस्ट से सुना होगा या कुछ भी। इन पहाड़ियों में चाय की रोपण कृषि की जाती है, और इन पहाड़ियों में टोडा ट्राइब का निवास करती है, जो भैंस पालन के लिए यहाँ पर विख्यात है। तो टोडा ट्राइब नीलगिरी में। वर्षा अत्यधिक, जैव आरक्षित क्षेत्र प्रथम, कब? 1986।
थोड़ा बहुत इतना आपको याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, सिंपल हो गया। इसके आगे की जाए तो ये हो गया आपका नीलगिरी ये हो गया आपका ट्राइजेक्शन ऑफ तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटका। नॉर्थ ऑफ पालघाट, पालघाट की हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। नीचे आपका कार्डमम हिल्स भी है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, मीटिंग पॉइंट आना था यहाँ पर, है ना, मीटिंग पॉइंट। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व था 1986 में। हाईएस्ट पीक जो है वो डोडा बेटा है जो 4 किलोमीटर है ऊटी से, ऊटी भी इसी क्षेत्र में है। नेक्स्ट हमारे पास है तटवर्तीय क्षेत्र, तटवर्तीय मैदानी क्षेत्र। हमने ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की हमने बात कर ली। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट तो ये वाला पोर्शन हो गया, है ना, ये वाला जो पोर्शन हो गया ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। इसके आगे वाला जो क्षेत्र है, यहां तो चोटियां हैं, इसके आगे वाला जो क्षेत्र है वो मैदानी इलाका है। यहां पर भी मैदानी इलाका है, ठीक है, दोनों तरफ आपको मैदानी इलाका मिलता है। तो यह प्रदेश कच्छ से स्वर्ण रेखा नदी तक 6000 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत है। तो ये आपका कच्छ से लेकर के ये पूरा क्षेत्र स्वर्ण रेखा रिवर तक है। लगभग कितना है, तो वो लगभग 6000 किलोमीटर तक स्थित है। कहां से कहां तक, कच्छ से लेकर के मैदानी इलाका जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन उसके साथ में ही आपको मैदानी इलाका भी दिखता है। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके वेस्टर्न घाट्स, है ना, यहां पर आपको मैदानी इलाका दिखाई देता है। तो उस मैदानी इलाके के बारे में हम देख रहे हैं। अब वैसे ही आपके मान लीजिए ये हो गए आपके ईस्टर्न घाट्स और ये आपका मैदानी इलाका है। इस मैदानी इलाके के बारे में हमने अब पढ़ना है। तो ये मैदानी इलाका कहां से कहां तक है, कच्छ से लेकर के स्वर्ण रेखा रिवर तक। डिटेल में जानते हैं जरा थोड़ा सा। इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अपसादों से ही हुआ होगा। जो डिपॉजिट यहाँ पर रिवर के द्वारा किए गए हैं, जो इरोजन के द्वारा किया गया है, तो डिपॉजिट यहाँ पर क्या होगा, तो उनके द्वारा अपसादों से निर्माण हुआ है। और इस मैदान को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक आपका पश्चिमी तटवर्ती और एक आपका पूर्वी तटवर्ती। तो दो ही हो गया, ऑब्वियसली बात है, एक आपका पूर्वी घाट हो गया, एक पश्चिमी घाट हो गया, मैदानी इलाका, जैसे हमने ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स का देखा था। तो पहले आपका पश्चिमी तटवर्ती मैदान, या मैदान से कन्याकुमारी के मध्य तक जाता है। तो इसको तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमने ये पहले पढ़ लिया है। इंपॉर्टेंट पासेस है यहाँ पर, थालघाट, भोरघाट, पालघाट। एंडेमिक स्पीसीज है नीलगिरी, थार, लाइन टील्ड, मैक्यूई। रिवर्स है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पेरियार हो गया, ये सारी रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर होगी, मलप्रभा, घटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, जो हमने ईस्टर्न वेस्टर्न घाट के बारे में देखा। पश्चिमी तटवर्ती मैदान की बात करें तो यह मैदान कच्छ से कहां तक, कन्याकुमारी तक जाता है। कहां से लेकर, कच्छ से कन्याकुमारी। इन दोनों में अंतर क्या है, ये आपका क्या हो गया है, जो कच्छ वाला जो क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपको बंदरगाह दिखते हैं। बंदरगाह आपने सुना होगा कि गुजरात के जो बंदरगाह थे सारे के सारे वो अडानी को दे दिए गए, जो गुजरात में है, ये आपने सुना होगा बंदरगाह। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब बंदरगाह वो दिए क्यों, क्या चीजें हैं, लेकिन आपने सुना होगा। तो गुजरात में आपने सुना होगा कि गुजरात का रिलेशन जो है वो बीजेपी से है, और बीजेपी का रिलेशन अदानी से जुड़ा जाता है, और उनको सारे के सारे बंदरगाह दिए गए थे, जो न्यूज में चला था पीछे। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात में बंदरगाह है ना, लेकिन यहां नदी मुख की चौड़ाई जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ पर कम है, और यहां पर आपको ये ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहां की ओर जो नदियां आती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, है ना, इधर की ओर जो नदियां आती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी कि ईस्ट की तरफ जो जा रही हैं, वो वहां पर किस रिवर का कहां फॉर्मेशन कर रही है, वो डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही है। तो एक डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही है जब रिवर ऐसे जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब रिवर ऐसे जा रही है, फैल रही है, तो वहां पर जाने का रास्ता ज्यादा होगा, पानी बिखरा होगा। लेकिन कहीं रिवर सीधे ही जाकर के ऐसे मिल रही है, समुद्र से जाकर के मिल रही है रिवर, तो वहां पर आप देखेंगे कि उतना आपको एरिया नहीं मिल रहा है, उतना एरिया आपको नहीं मिल रहा है। तो वही आप देख सकते हैं यहां पर इस क्षेत्र में नदियां नदमुख का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती है, और मैदान की चौड़ाई कम पाई जाती है। में चौड़ाई आपको मिलती है लगभग 50 से 100 किलोमीटर, और इसकी औसत जो चौड़ाई है वो 64 किलोमीटर है। और यह निमंजन तट का उदाहरण है, यह तट कटा फटा है, थोड़ा थोड़ा सा है, उसकी तरह नहीं है, इसकी तरह। अतः यह बंदरगाह निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। इस मैदान को बहुत से प्रादेशिक भागों में बांटा जाता है। अब ये क्यों इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहां देखेंगे ये यहां पर टकराई, फिर यहां पर हो सकता है, फिर यहां पर हो सकता है। जो
बंदरगाह या जो ये नाव है, नाव सीधे ही तट पर पहुंच रही है, तो वो अच्छी बात है कि ताकि वहीं से अनलोडिंग लोडिंग हो जाए। आप लोड कर रहे हैं, अनलोड भी वहीं से कर रहे हैं इस वाले क्षेत्र से, या आपने यहाँ से सामान यहाँ को निकाला, यहाँ से यहाँ डाल दिया। लेकिन जब हम बात यहाँ करें तो तट जो है वो उसका यहाँ पर है। हम ये कर रहे हैं पूर्वी घाट की बात। अब पूर्वी घाट में जो तट है वो यहाँ पर है, लेकिन जो ये नाव है वो यहीं तक आ सकती है, क्योंकि पानी जो है वो कम कम हो रहा है, कम कम हो रहा है। ऐसे तो हो रहा है ना, जो पानी था वो ऐसे फैल गया है, तो वह अब पानी आपको जब कोस्टल की तरफ आएंगे तो कम कम होता जाता है। जैसे आप कोस्टल इलाके में जाते हैं तो वहां पर आप क्या पाएंगे कि आप थोड़ा देर तक ऐसे ही जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, चलते हुए आगे 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 की ओर जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर नाव की बात आ जाए तो। लेकिन यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ नदी है, यहाँ पर आपको तट मिल गया है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पर आपको। तो इसको अलग अलग भागों में देखिए बांटा गया है। पहले आपका ये वाला जो पोर्शन है ये हम कल करेंगे, ठीक है। ये वाला हाथ थक गया, अब एक ही हाथ चलता है कुछ दिनों तक, तो अभी के लिए तो ये हाथ थक गया अब। ठीक है, दूसरे हाथ में, दूसरा हाथ काम का नहीं रहा है, अब काम का तो नहीं रहा है। तो इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैंने कहा था कि पिछले कल मुझे यहाँ पर जो एक यहाँ पर जो था एक पिंपल हुआ था, तो मुझे लगा नॉर्मली था, मैं जो कल बता रहा था आपको, लेकिन अभी डॉक्टर का सैंपल लिए हैं, अभी पता नहीं क्या चीज है, मुझे भी नहीं पता। तो अभी सैंपल लिए हैं, इसलिए स्टिचेस लगे हैं इसमें, 3 से 4 स्टिचेस लगे हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट में, है ना। तो वो कहानी है, तभी इस हाथ से नहीं लिख पा रहे हैं, एक ही हाथ से, उल्टे हाथ से लिख रहे हैं। तो ये चीज है, बाकी कंटिन्यू करेंगे इससे आगे जो मैदानी इलाका है इसको, और इसके आगे जो आइलैंड्स हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा फिर दूसरे वाला क्वेश्चन भी रह गया है, इकोनॉमिक्स का बजट वाला जो प्रोसेस है। अब क्या करें, बजट वाला पढ़ना है साथ साथ में ही, या फिर इसको पहले कंटिन्यू कर लेना है, बता दो। क्योंकि बजट अगला जो टेस्ट है आपका, उसमें बजट वाला भी आएगा, डेफिसिट बजट कैसे बनता है, वो सब चीजें भी हैं। तो दोनों बता दीजिएगा आपकी कैसे कंटिन्यू करना है, वो भी बीच में क्लासेस लगानी है तो वो लगा देंगे, या फिर आपको यही वाला जो पोर्शन है ज्योग्राफी वाला वही कंटिन्यू करना है तो वो भी बता दीजिएगा क्या करना है ना। डन। नहीं कुछ नहीं, ओके ओके ओके, ठीक है, मिलते हैं आपसे कल। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। ओके।